अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों अंदरूनी तनाज़ात में फंसती जा रही हैं। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद वजीर खजाना के लिए इसाक डार नवाज शरीफ और नून लीग की सबसे पहली चॉइस थे। साथ ही वो नून लीग की मुआशी पॉलिसी का चेहरा समझे जाते थे, मगर इलेक्शन के बाद काबीना बनी तो हैरान कुन तौर पर इसाक डार को वजीर खजाना बनाने के बजाय वजीर खारजा बना दिया गया और मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना बन गए। मगर कल 1.5 महीने बाद इतवार के दिन अचानक इसाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का नोटिफिकेशन एक ऐसे वक्त में जारी किया गया जिस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद इसाक डार और दीगर काबीना अराकीन के साथ सऊदी अरब के दौरे पर थे, जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ चीन के दौरे पर थे। इस पर सवाल उठ रहा है कि नून लीग की ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसी उजलत में इसाक डार को नायब वजीर आजम बनाया गया। हालांकि आइन में इस ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं है, ये कोई बाइख्तियार ओहदा भी नहीं है, मगर फिर भी नून लीग इसाक डार के हवाले से मुसलसल इस तरह के गैर मामूली फैसले ले रही है। हुकूमत में आने के बाद हैरान कुन तौर पर वजारत खजाना का कलमदान इसाक डार को नहीं मिला, मगर उन्हें अहम मुआशी कमेटियों में शामिल किया गया। पहले वजीर आजम ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी बनाई तो इसकी सरबराही वजीर खजाना के बजाय अपने पास रख ली। फिर जब तनकीद हुई तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को दे दी। इसी तरह वफाकी काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही वजीर खारजा होने के बावजूद इसाक डार को दे दी। इसके अलावा गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म के एडवाइस पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर खारजा इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर सेफ्रॉन इंजीनियर अमीर मकाम शामिल थे। और वज़ीर खारजा की काउंसिल में शमूलियत गैर मामूली बात थी, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है कि वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल ना हो, लेकिन वज़ीर खारजा को पहली बार शामिल किया गया और अब इसाक डार को गैर मामूली तौर पर नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है, जबकि वो वज़ीर खारजा के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं। इस पर तनकीद हो रही है कि क्या नवाज शरीफ को अपने भाई शहबाज शरीफ से ज़्यादा इसाक डार पर एतमाद है, जिसकी वजह से नून लीग बार बार ऐसे फैसले कर रही है। तहरीक इंसाफ भी नून लीग की हुकूमत के इस फैसले पर नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना बना रही है और रिश्तेदारों को ओहदे बांटने का ताना दे रही है। साथ ही इसाक डार को नवाज शरीफ का फ्रंटमैन करार दे रही है। खान साहब का कहना ये इसाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है, इसलिए आईन में ये ओहदा न होते हुए भी इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा कोई ओहदा आईन में नहीं है। पहले अगर किसी ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं है गलती को दोहराया जाए। इसके अलावा आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हल्फ उठाने के बाद आज कौमी असम्बली में पहला खिताब किया और ऐलान किया कि 2 मई को कराची में और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च करेंगे। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। आज भी वक्त है संभलने की, लेकिन हम संभलने के लिए तैयार नहीं है। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे कि या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही है। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है और हमारी पोजीशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। हमने जाना है इंशाअल्लाह। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 9 मई को पेशावर में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। हम मामला पे बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इतवार का दिन वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं, खुद वज़ीर खारजा मुल्क में नहीं, नवाज शरीफ मुल्क में नहीं, अचानक एक नोटिफिकेशन आता है कि नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है इसाक डार साहब को। किसने कराया, क्यों कराया? देखिए, अगर एक फैसला हो जाए तो फिर गवर्नमेंट जो है वो तो अतवार को क्लोज नहीं होती, इसलिए कोई इसमें गैर मामूली वाली बात नहीं है। मामला ये है कि डार साहब बड़े हमारे सीनियर पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो ये जो कि वो पहले वज़ीर ख़जाना थे और उसके बाद इस मरतबा वज़ीर आज़म साहब ने ये मुनासिब समझा कि वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे काम करें, तो उससे जो है ना एक खामखा की एक बहस, जिसकी हकीकत तो कोई नहीं, लेकिन वो बात जो है वो चलती आ रही थी, जिसमें मैं समझता हूँ कि एक खामखा की एक आप कह लें कि बदमज़गी थी। उसको अगर 1-2 मरतबा ये कमेटियों वगैरह का मामला हुआ, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बात की है, तो उसके ऊपर भी लेदे हुई कि जी ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो इसके पेश नज़र पार्टी के अंदर भी ये सोच मौजूद थी और हुकूमत के अंदर भी
कि उनको इस तरह से रिस्पेक्ट और ऑनर जो है वो दी जाए, ताकि इस किस्म की जो बात हो रही है तो इसको जो है ना वो ख़त्म किया जाए। और सब पार्टी के अंदर और भी दीगर सीनियर रहनुमा हैं जो वो भी बड़े रिस्पेक्टेड रहनुमा हैं। डार साहब की ज़ाहिर कमिटमेंट रही है पार्टी के साथ, मगर मसला क्या सिर्फ ये है कि डार साहब पार्टी के रहनुमा होने के साथ साथ नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, और आपकी पार्टी को एक तासुर जो जाहिर करना है वो ये कि आप फैमिली पार्टी नहीं है, मगर एक तासुर जिसको आप बार बार मजबूत किए जा रहे हैं वो ये कि आप एक फैमिली पार्टी हैं? नहीं, देखिए, इसके ये कोई ना तो आईनी तौर पे और ना ही कोई अदरवाइज मटेरियली इसका कोई इसमें कोई बेनिफिट है। तो ये तो एक पॉलिटिकल, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर देने वाली बात है, या एक जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि एक बात जो खामखा एक बात बनी हुई थी, जब बनाई जा रही थी, तो उसको थोड़ा सबसाइड करने के लिए जो है वो किया गया। तो इसमें तो वज़ीर ख़ारजा पहले ही हैं, हुकूमत का हिस्सा पहले ही, तो इसमें इस तसर में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमी या इजाफे का बायस बनेगा। और उनकी जो गवर्नमेंट में शमूलियत है वो उनका एक अपना पॉलिटिकल रोल है, वो कोई इस वजह से तो नहीं है कि वो उनकी अजीज़दारी है। अगर वो अजीज़दारी ना भी हो तो तब भी जिस किस्म का उनका पार्टी के साथ कमिटमेंट है, पार्टी के साथ रोल है, तो वो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं। वैसे बदमज़गी किसके साथ चली आ रही थी? आपने कहा जब से वो वज़ीर ख़जाना नहीं बने, क्या नवाज शरीफ साहब इस मामले से खुश नहीं थे? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है शहबाज शरीफ साहब को या फिर इदारों को, इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के? नहीं, इसमें कोई स्टेटमेंट वाली या कोई ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। अगर ये बात थी या इस बात को बनाया जाता था तो ये सिर्फ आपके यहाँ ही था। ये मीडिया में जो है ना ये बात जो है ना वो उसको किसी न किसी अंदाज से, और ये एक उनकी रिस्पेक्ट में जो है वो एक खलल लाने वाली बात थी कि जी वो देखें जी उनको वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया, तो इससे कुछ शायद उनको जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया गया है। तो ये एक तसर जो कि मीडिया की हद तक ही था, इस किस्म की कोई बात विद इन पार्टी या विद इन गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कोई एहसास मौजूद नहीं था। यानी मीडिया पे जो तासुर था उसे जाहिल करने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, या फिर मुख्तलिफ कमेटियों की सरबराही दी गई है उन्हें वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद? देखिए, मीडिया में तसर जो है आप समझते ही हैं कि पॉलिटिक्स में मीडिया पे होने वाली गुफ्तगू, मीडिया पे चलने वाले तसरात, मीडिया पे जो मामला जिस तरह से डिस्कस होते हैं, तो इनका एक बड़ा रोल है। इनके ऊपर पूरी नज़र रखी जाती है, इनके ऊपर पूरी तरह से जो है वो कोशिश की जाती है कि मीडिया इम्प्रेशन जो है वो पार्टी का, पार्टी के रहनुमाओं का, सबका जो है वो बेहतर है। आप जब बात करते हैं तो क्या ख्याल है कि हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता? साहब होता है तो हम तो ये भी बात करते हैं कि फैमिली पार्टी बनती जा रही है, तो इसका असर नहीं हुआ? समधी को बना दिया? नहीं, इसका असर बिल्कुल हुआ है, और इसमें जो है ये तसर कि फैमिली पार्टी बनती जा रही है ये दुरुस्त है नहीं। क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले भी कहा है कि अगर डार साहब का अजीज़दारी वाला पहलू ना भी होता तो फिर भी वो इस काबिल हैं, या उनकी पार्टी के साथ जो कमिटमेंट है कि वो डिजर्व करते हैं कि उनको ये पोजीशन दी जाए। अच्छा, एक जो इशू है वो ये कि ज़ाहिर है वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वज़ीर ख़जाना बनना भी चाहते थे, ये बात तो सबके इल्म में है कि कहीं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के, जो कि ज़ाहिर है एक वैसे तो कोई इख्तियार नहीं होता, मगर ये वो सेरेमोनियल रहेगा उनका ओहदा, या फिर वो वज़ारत ख़जाना में मुदाखलत करेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये सिंपल एक रिस्पेक्ट है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि ही इज़ दी सीनियर अमंग अदर्स, बस। और इसके अलावा इसकी कोई अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल किसी कोई अहमियत है। राजा साहब, आपके हवाले से भी खबर आ रही है कि पार्टी का इसरार है कि आप भी वफाक में शामिल हों। अब ये इसरार किसका है, नवाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब का? खबर किस हद तक दुरुस्त है और क्या आप शामिल होने जा रहे हैं? देखें, ये खबर दुरुस्त है कि इसके बारे में जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की और मेरी एक मीटिंग हुई थी, इस बारे में बात भी हुई थी। लेकिन बहरहाल फिर हमारा यही फैसला था कि ये मामला जो है ये पार्टी लीडर जो है ना इस बारे में वो फैसला करें। तो ये उनके पास है, वो जैसे फैसला करेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह अमल हो जाएगा।
मगर क्या नवाज शरीफ साहब की तरफ से आपको ये पैगाम भी आया है कि आप जो बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारी ऐसी बातें की, जैसे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला के हवाले से आपने कहा कि ज़मानत है हमारी हुकूमत के चलने की, इसके अलावा कहा कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहें तो भी बन सकते हैं, कि ऐसी बातें ना करें, आप बात गलत नहीं कर रहे हैं मगर ये बातें ना करें, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये बातें सारी दुरुस्त हैं। इनमें इनमें कौन सी जो है वो खामखा ऐसा हो जाता है कि एक बात की जाती है, उस बात को आगे से पीछे से जो है वो अलहदा करके तो फिर एक जुमले को जो है वो जब बयान किया जाता है तो फिर लगता है ऐसे कि जैसे ये बात इस तरह से हुई है, हालांकि वो इस तरह से हुई नहीं होती। तो जो भी बात की है वो बिल्कुल लाइन और लेंथ में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक की है। और मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार पार्टी ओहदे पे होते हुए जो है वो ये मेरा मेरा फर्ज है कि मैं पार्टी की लाइन और लेंथ को जो है वो बरकरार रखूँ। मगर क्या नवाज शरीफ साहब को ये एहसास है या कम से कम वो ये महसूस करते हैं और गिला करते हैं आप जैसे रहनुमाओं के साथ कि जिस तरीके की अब हमने हुकूमत ली है उसमें वजारतें भी अहम हमारे पास नहीं हैं, तो क्रेडिट हमें मिलेगा नहीं अगर चीज़ें बेहतर हो गई, मगर ब्लेम सारा हमारे ऊपर आ जाएगा अगर चीज़ें बेहतर ना हुई? नहीं, उन्होंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन बहरहाल वो चाइना से वापस आके तो वो एक मीटिंग पार्टी के सीनियर्स की करनी चाहते हैं, और उसमें जो है वो ये सारा जो जहाँ से हमने 21 अक्टूबर से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक जो भी मामला हैं इनके ऊपर बिल्कुल बात होगी। और जिस तरह से मैंने पंजाब का इजलास किया है और वहाँ पे तकरीबन को 3.5 घंटे सबको मौका दिया कि सब ने अपनी अपनी जो भी उनके दिल में किसी कोई के पास कोई बात कड़वी थी, कोई अदरवाइज थी, पार्टी में जो है वो किसी के हक में थी, किसी का, सब ने बात की है। तो ये एक मौका जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब भी देंगे, सभी को वहाँ पे बात करने की आज़ादी होगी। उसके बाद फिर जो भी आगे का लाहे अमल बनेगा तो पार्टी उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला एक नई ताकत से जो है वो हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। और जो हमारा गवर्नमेंट में आने का जो मकसद है कि मुल्क को इस इकोनॉमिक दलदल से, बहरान से निकालें और पार्टी को जो है वो दोबारा से जो है वो पहले जैसी पोजीशन में लेके जाएं, तो इंशाल्लाह वो लेके जाएंगे। मतलब मगर क्या पार्टी के अंदर ज़्यादा सेंस यही है कि हुकूमत ना लेते तो बेहतर था, और जिस तरीके से हुकूमत ली है और चल रहा है, बयानिया भी गया, इख्तियार भी नहीं है, बेहतर था ऐसी हुकूमत में ना होते? नहीं, इस बारे में जब भरपूर डिस्कशन होगी तो उसके बाद फिर जो है ये इस बारे में एक हतमी, देखिए ना, ये किसी की राय ये हो सकती है, किसी की एक की राय हो सकती है, दो की राय हो सकती है, लेकिन किसी की इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो ये जब फिर दोनों आरा सामने आएगी, क्योंकि ये पहले एक राय थी कि गवर्नमेंट ना ली जाए, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी आरा भी थी, और उसके बाद फिर जब फैसला हुआ तो वो सभी ने फिर उस फैसले के साथ खड़े होना था। तो इसमें आरा तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रजमट तो नहीं है। ऐसा वो ठीक है, मगर जब आप कह रहे हैं कि होगा इंशाल्लाह फिर सब उस फैसले के साथ चलेंगे। मगर फैसला होगा क्या? हुकूमत आपने ले ली, फैसले का इख्तियार अब आपके पास है ही कहाँ? नवाज शरीफ साहब आरा ले लें, फैसला क्या कर सकते हैं? अब क्या हुकूमत से बाहर निकलेंगे? नहीं, इस पे जो है वो मुख्तलिफ जहतें हो सकती हैं, और गवर्नमेंट तो हमने जो है वो ठीक है, इससे पहले भी गवर्नमेंट जो हमने ली उसमें अपने पॉलिटिकल एसेट तो हमने बर्न किया, लेकिन उस वक्त भी हम समझते हैं कि हमने मुल्क की खिदमत के लिए, और आज भी अगर मौलाना ने कहा कि जी इनके पास अक्सरियत है, पीटीआई के पास, ये इनके हवाले गवर्नमेंट कर दें, तो ये ले लें गवर्नमेंट ये। अब वो हाउस में अब है ना, हाउस का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो सुबह अपनी अक्सरियत साबित करें तो बना लें गवर्नमेंट अपनी। लेकिन आखिर किसी ने तो गवर्नमेंट बनानी है ना, मुल्क को आप वैक्यूम में तो नहीं छोड़ सकते। वैसा मगर मौलाना आ रहे हैं सड़कों पर, वो तो मिलियन मार्च का कह रहे हैं, पहले ही तरीके से आप सड़कों पर आने का कह रही है, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर क्रैकडाउन है, मौलाना कह रहे हैं मेरे ऊपर किया तो फिर नताइज भुगतेंगे। जी बिल्कुल, कोई क्रैकडाउन नहीं होगा और बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए, और मौलाना के साथ हम बिल्कुल बैठ के बात करेंगे, और हमें भी ये पूरी उम्मीद है कि मौलाना एक सियासी शख्सियत हैं, हमारे बुरे वक्त के साथी हैं, तो जब हम उनके साथ बैठेंगे तो उनके साथ बैठ के तो इंशाअल्लाह ताला कोई रास्ता निकलेगा ज़रूर।
बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि दूसरी तरफ खुद तहरीक इंसाफ मुसलसल कन्फ्यूजन और अंदरूनी तकसीम का शिकार नजर आ रही है और पार्टी में मुज़ाकरात और बातचीत के हवाले से एक के बाद एक तजाद सामने आ रहा है और पार्टी रहनुमा बार बार मौक़िफ़ बदल रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं, अगर करने हैं तो किससे करने हैं और किन शराइत पर करने हैं, और अगर तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात चाहती है या नहीं चाहती है, और उनकी तरफ से अब तक कोई रब्ता किया गया है या नहीं। इन सवालों का जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस वजह से आज इमरान खान ने अपने और बैरिस्टर गौहर खान के अलावा बाकी रहनुमाओं को इस मौजू पर बात करने से रोक दिया है। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान से मुलाकात के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने शहरियार आफरीदी के हालिया बयान के तनाजुर में कहा कि इमरान खान और मेरे अलावा किसी भी पार्टी रहनुमा के पास मुज़ाकरात के हवाले से बात करने का इख्तियार नहीं होगा। इस वक्त किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको ख़ुद जेल में बताएंगे। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूँ कि हमारी कोई डायलॉग बैक डोर नहीं हो रही, हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है डायलॉग के लिए, हमने कोई किसी के साथ शेड्यूल नहीं किया है। जिस दिन बातचीत हुई या कोई हमारा इरादा हुआ फर्दर जाने का हम मीडिया को इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। इसलिए शहरियार अफरीदी साहब ने जो बयान दी थी इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे, वो खान साहब खुद बताएंगे या मैं आपको बताऊँगा। इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से बयानात देने से पार्टी रहनुमाओं को रोक दिया है, मगर हालिया दिनों में इस मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से मुतअद्दिद और मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं, जिससे सियासी जमातों के साथ साथ मीडिया में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और इस बहस में तेज़ी शहरियार आफरीदी के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दिए गए उस बयान के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने खुलकर इस मौक़िफ़ का इज़हार किया था कि तहरीक इंसाफ सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करना चाहती है। ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल होते हैं, ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मगर फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने बयान जारी किया कि एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान ने कोई बातचीत नहीं करनी है जब तक अवाम का चोरी किया गया मैंडेट वापस और इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं होती। अब तो गेंद इमरान खान के हाथ में है, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में वही पुराना दागदार डंडा है जो खुद अपने वजूद पर शर्मिंदा है और अपनी अफादियत भी खो चुका है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशकश को मुसलसल ठुकरा रही है, मगर 8 मार्च को हमारे प्रोग्राम में PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अब हमारी कोई डील हो सकती है तो वो सिर्फ सियासी क़ुव्वतों से हो सकती है। हमारी ये अप्रोच ये होगी कि कहीं पे दरार का इंतज़ार करने के बजाय हम सियासी क़ुव्वतों को ये बावर कराएं कि कभी आपकी दरार और कभी हमारी दरार के इस इंतज़ार में हमने जमहूरियत को, कानून की हुक्मरानी को खोखला कर दिया है। अब हमारी अगर कोई डील हो सकती है तो वो जमहूरियत के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए सिर्फ सियासी क़ुव्वतों से हो सकती है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि सियासी क़ुव्वतों से कोई बात नहीं हो सकती है। हमने ये कहा है कि TORs जो हैं वो ये होने चाहिए कि ये हमारे मैंडेट पे बैठ के इन्होंने हुकूमत बनाई है। हम ये चाहते हैं कि कुर्बतें पार्टियों, सियासी क़ुव्वतों के बीच होनी चाहिए। कोई रहनुमा कह रहा है कि सियासी क़ुव्वतों से बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आर्मी चीफ DGISI से बात करेंगे। कोई कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मुज़ाकरात और डील से मुताल्लिक दबाव या राब्तों के हवाले से भी तहरीक इंसाफ में तज़ादात सामने आ रहे हैं। परसों तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन ने तस्लीम किया कि मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है, मगर किसी ने राब्ता नहीं किया। कल शहरियार साहब ने यह भी कहा कि हम तो बात करना चाहते हैं लेकिन वहां से कोई मैसेजिंग नहीं होती, तो ऐसा ही है, आप लोग चाह रहे हैं, ख्वाहिश है बात करने की और वहां से कोई जवाब नहीं आता। चूंकि उन्होंने कहा है ये, तो फिर ये सवाल भी उन्हीं को डालिए जी कि कैसे उन्होंने कहा है कि जी वो हम करना चाह रहे हैं और वो ये तो आपने भी कहा ना कि कमेटी बनाई है एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करने के लिए। वो 1 साल 1.25 साल पहले की बनी हुई है कमेटी जी, तो आप तो कमेटी बनी हुई है। आप लोगों ने एंगेज करने की कोशिश की, वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। हमने एंगेज इस तरीके से किया है कि वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स विद देम।
बट दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इट विद यू। पता है वो छोड़ दे, उसको डिटेल्स में नहीं जाते ना। गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन है आपके, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, ना कोई पैगाम आया है, ना हमने कोई जवाब दिया है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है या कहीं ना कोई एंगेजमेंट है? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं वो। मगर कुछ दिन पहले रऊफ हसन ने ही कहा था कि 8 महीने से डील के लिए बहुत ऑफर्स और दबाव डाला जा रहा है, मगर इमरान खान नहीं मान रहे हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर भी दरार नजर आ रही है। हालांकि इमरान खान ने पहले शेर अफजल मरवत को इस ओहदे के लिए नामजद किया था, इसका ऐलान किया था, मगर पिछले हफ्ते से शेर अफजल मरवत के नाम के बजाय कुछ दूसरे नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी के अंदर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार के मुताबिक आज खुद इमरान खान से अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सवाल हुआ कि आपकी पार्टी में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर तनाज़ा चल रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही है, आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने तो शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइनल है या फिर क्या शेर अफजल मरवत का नाम वापस ले लिया गया है, कौन सा नया नाम तजवीज़ किया गया है? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मुशावरत के बाद जवाब दूंगा, अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया, कल तक कर लेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप किसी को नामजद करते हैं मगर पार्टी लीडरशिप नहीं मानती, पार्टी में क्या चल रहा है? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हमने शेर अफजल मरवत का नाम दिया था लेकिन अभी मजीद मुशावरत कर रहे हैं। खुद इमरान खान ये कह रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि 4 दिन पहले शेर अफजल मरवत जब इमरान खान से मुलाकात करके आए थे तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए उनका नाम तब्दील नहीं किया और कहा है कि पहले दिन से आप ही उम्मीदवार थे और अब भी हैं। मगर अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि इस हवाले से मुशावरत जारी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच तो चीफ जस्टिस की सरबराही में उसको नोटिस की दूसरी समाअत कल करेगा, लेकिन इस हवाले से मजीद ये पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपने घर से मिलने वाले कैमरों के बारे में हुकूमत को पहले ही आगाह कर चुके थे, मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब तक हुकूमत इस पर खामोश है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस बाबर सत्तार ने अहम समाअत भी की है, जिसमें उन्होंने हुकूमती इदारों की खुद पर एतराज़ की दरख्वास्तें न सिर्फ जुर्माने के साथ खारिज की हैं बल्कि तौहीन अदालत का इंदिया भी दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। जबकि आज पेमरा, PTA, IB और FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर भी समाअत की गई है। आज समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर हुई हैं, पहले ये सुन लेते हैं, पहले मुतफर्रिक दरख्वास्तें तय होंगी, किसने दरख्वास्तें फाइल की हैं उनका फैसला करना है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि IB, FIA और PTA ने ये दरख्वास्तें दायर की हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जो दरख्वास्तें आई हैं उनको सुनकर फैसला करूँगा। IB, FIA, PTA सीरियस इदारे हैं, उनकी दरख्वास्तें सुनकर फैसला किया जाएगा। उन्होंने दरख्वास्तें दायर की, अब मैं उन्हें सुनूंगा। किसने इनको दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने बताया कि DG FIA ने असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉरिटी दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत की कि दरख्वास्त का मुतल्लिका हिस्सा पढ़ें जहां मुझ पर एतराज़ किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है। एतराज़ है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि FIA का ISI से क्या ताल्लुक है, यह ख़त FIA से किस तरह मुताल्लिक है, ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात हैं, इस अदालत के जजेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस अदालत के जजेस ने कहा कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात करने को सपोर्ट करते हैं। आपने ख़त का जो हिस्सा पढ़ा ये ISI से मुताल्लिक है, FIA से मुताल्लिक नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने बताया कि FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर सवाल किया कि क्या हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने से FIA का कोई ताल्लुक है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन ख़त में लफ्ज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल किया गया है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने अगला सवाल किया कि क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, उनका ताल्लुक तो नहीं है। एक पटिशन में एजेंसीज के किरदार से मुताल्लिक बात की गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने दोबारा सवाल किया कि अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा। मफादात के टकराव की क्या आप इस तरह तारीफ करेंगे। इसके बाद अदालत ने FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी और DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। जबकि दरख्वास्त दायर करने पर FIA पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। जबकि इसी केस में अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत
जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफर्रिक दरख्वास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि उनका कोई नाम होगा, वालदेन ने कोई नाम तो रखा होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनका नाम तारिक महमूद है। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर वो खुद पेश हों। इसके बाद ऑडियो लीक्स केस में पेमरा और पीटीए की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई और जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीए और पेमरा की दरख्वास्तें भी 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी और इंदिया दिया कि पेमरा, पीटीए और एफआईए की अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। इसके बाद साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून रोशनम पर आ गए और कहा कि मैं इस केस में वकील नहीं हूं, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं। फजूल और गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर करने पर इन सब की जेबों से जुर्माना लिया जाए। कौमी खजाने से यह रकम अदा नहीं की जानी चाहिए। यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से मुकालमा करते हुए कहना था कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। हम और आप एक ही दुनिया में रहते हैं, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मफाद का टकराव कैसे है? क्या जज जाती मफाद के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा? क्या अदालत आईबी और एफआईए के सारे केस सुनना छोड़ दे? आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद ऑडियो लीक्स केस में अदालती मावन बैरिस्टर एतजाज एहसन ने दलाइल देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि अब जजेस कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। एतजाज एहसन ने दौरान दलाइल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम लिया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स पर अदालत में कह लग गए। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि मैं पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए रिमार्क दिए कि आइंदा समाअत की तारीख तहरीरी हुक्मनामे में शामिल होगी। बेनज़ीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। क्या यह अदालत सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे दे और फेडरेशन उसकी खिलाफ वर्जी करती रहे? कल कोई दरख्वास्त आती है और फेडरेशन आकर कह देती है कि हमने नहीं किया तो क्या होगा? एतजाज एहसन साहिब इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत का तस्करा हुआ और इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में मुत्तफिका तौर पर मंजूर करदा तजावीज़ का जायजा लेगी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ यूनिस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल ने इंकिशाफ किया कि पिछले साल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर से कैमरे पकड़े गए तो उसी वक्त ये मसला उस वक्त की पीडीएम हुकूमत के अहम अरकान के सामने उठाया गया था जो आज भी उन्हीं ओहदों पर फाइज हैं, मगर उन्होंने उस वक्त इस प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी और मुदाखलत पर हैरानी का इजहार तो किया मगर कोई एक्शन लेने के बजाय इसे नज़रअंदाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज के घर से खुफिया कैमरे पकड़े गए थे उन्होंने अपने साथी जज को फौरी तौर पर इससे आगाह कर दिया था और फिर यह मामला उस वक्त के वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ के सामने रखा गया जो आज भी वजीर कानून हैं। आजम रज़ी तारड़ ने इस वाक़े पर शदीद हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल नाकाबिले बर्दाश्त है मगर उन्होंने संगीन मुदाखलत पर कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून के बाद उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को भी आगाह किया गया जो आज भी अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने भी इस पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल किसी सूरत नहीं होना चाहिए लेकिन उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। शहजाद इकबाल के मुताबिक यह मामला उस वक्त के आईएसआई हुक्काम के सामने भी उठाया गया मगर उन्होंने भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया जिसका जिक्र 6 जजेस के खत में भी किया गया है। जज के ड्राइंग रूम और बेडरूम से कैमरे निकलने का मामला डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने भी उठाया गया जिन्होंने बाद में जज की रिहाइशगाह से मजीद कैमरे तलाश करने के लिए पूरे घर की स्कैनिंग की। ये वही डीजीआईबी हैं जो आज भी अपने ओहदे पर फाइज हैं। शहजाद इकबाल के मुताबिक हुकूमत को इस मामले का इल्म पिछले साल से था मगर इसने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हुकूमत उस वक्त कोई एक्शन लेती तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को खत लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। जजेस ने मुदाखलत का इल्म होने के बाद जिन जिन शख्सियात को इस मामले से आगाह किया वो सारी बातें वो हल्फनामे की सूरत में लिख कर देने के लिए तैयार हैं। वजीर कानून ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया जबकि अटॉर्नी जनरल ने इन मालूमात की तरदीद नहीं की और ये कहा कि मामला इस वक्त अदालत में ज़ेर बहस है। इस मामले पर हमने भी आज अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून से रब्ता किया और उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी जिस पर अटॉर्नी जनरल ने तो कोई जवाब नहीं दिया जबकि वजीर कानून के स्टाफ ने उनकी मसरूफियात के सबब प्रोग्राम में उनकी शिरकत से माजरत कर ली तो फिर हमने उनसे मौक़िफ़ देने की दरख्वास्त की मगर उन्होंने वो भी नहीं दिया। जबकि 27 अप्रैल को फेडरल जुडिशल अकेडमी में ज़िले अदलिया के जजेस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर अवाम का हम पर एतमाद नहीं है तो हम आज़ाद अदलिया की हैसियत से कोई दावा नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से 4 साल में मुझे सिर्फ एक शिकायत मिली थी। एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट किया कि उन पर सरअंदाज होने की कोशिश की गई तो मैंने
उनको तारीफी लेटर दिया था। आजाद मंच मुनसिफ तभी बन सकता है जब उसको पता हो कि मैंने आजाद ही रहना है। हमें अगर ये एहसास पैदा हो जाए, और उसका टेस्ट एक ही है कि आवाम का हम पे एतमाद हो। अगर आवाम का हम पे एतमाद नहीं तो हम एक आजाद अदलिया की हैसियत से कोई क्लेम नहीं कर सकते। हमारे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कुछ हमारे साथ बैठे, मेरे 4 साल में एक शिकायत मिली और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने रिपोर्ट किया कि उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। मैंने उसको न सिर्फ एप्रिसिएशन का लेटर दिया, साथ एक सर्कुलर इशू किया कि जो भी किसी को इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट भी करेगा वो जज फौरन अपने सीनियर को, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को इत्तला देगा। अगर उसने कोई एक्शन नहीं किया या मुझे चीफ जस्टिस को नहीं बताया प्रॉम्प्टली तो वो फिर मिसकॉन्डक्ट हो। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे मामलात में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं हो सकती। इस सिलसिले में फायरवॉल होना बहुत ज़रूरी है। बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ अदलिया मुत्तहिद। फायर वॉलिंग बहुत जरूरी है। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात। द जुडिशरी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनी इंटरफेरेंस दैट कम्स इन टू आवर सिस्टम एंड वी टेक इट सीरियसली। ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायर वॉल को डेवलप करना है। आई डोंट वांट टू से मच बिकॉज हम सुओ मोटो में इस चीज़ को देख रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ फायर वॉल। वी हैव टू वर्क इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंड आई वांट देम टू हियर मी नाउ। ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री मस्ट रियलाइज कि अगर जस्टिस नहीं है तो वो नहीं, जस्टिस होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। इफ यू वीकन द जस्टिस सिस्टम यू वीकन योरसेल्फ। एवरी इंस्टीट्यूशन इज वीकनिंग इटसेल्फ इफ यू वीकन जस्टिस सिस्टम। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज नो रॉकेट साइंस अबाउट इट। प्लीज, जस्टिस सिस्टम हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. पता नहीं क्यों नहीं बात समझ आ रही किसी को। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है, जिस पर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मगर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी, बदनीयती पर मबनी और तौहीन आमेज मुहिम चलाई जा रही है। बदनीयती पर मबनी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर पोस्ट और रीपोस्ट किया गया है, जिसमें झूठे और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात के साथ मुअज़्ज़िज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात और उनके टैक्स रिटर्न्स में फराहम करदा उनकी जायदाद की तफसीलात भी शामिल हैं। जैसे बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा कोई और शहरियत नहीं है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड स्कॉलर के तौर पर कानून की तालीम हासिल की और हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में कानूनी फर्म के साथ वकील के तौर पर काम किया और अमेरिका में रहते हुए और काम करते हुए गैर मामूली काबिलियत के हामिल शख्स के तौर पर शुमार होने के बाद उन्हें मुस्तकिल रिहायशी कार्ड, जिसे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, जारी किया गया। वो 2005 में अमेरिका में मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान वापस आए और तब से वो पाकिस्तान में मुकीम हैं और काम कर रहे हैं। जैसे बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका के शहरी हैं। वो 2021 तक अमेरिका में मुकीम थे, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर तैनात होने के बाद पाकिस्तान वापस आ गए और अब इस्लामाबाद में रहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से तकर्रुर से पहले ही उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड है, जिसकी वजह से वो बगैर वीज़े के अमेरिका जा सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा माहिर तालीम हैं, जिन्होंने 1992 में रावलपिंडी में अपनी मिल्कियत के तौर पर एक स्कूल कायम किया। जस्टिस बाबर सत्तार का इसमें कोई मिल्कियती मफाद नहीं है और वो इसके इंतज़ाम से वाबस्ता नहीं है। जज मुकर्रर होने से पहले उनकी कानूनी फर्म ने स्कूल के कानूनी मुशीर के तौर पर काम किया और अपनी कानूनी खिदमात के लिए फीस वसूल की। जिस बाबर सत्तार पाकिस्तान और अमेरिका में असासों के मालिक हैं, जो उनके टैक्स गोशवारों में दर्ज हैं और ये असासे उनके जज बनने से पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जांचे थे। तमाम रियल एस्टेट असासे जो उनके पास हैं वो या तो विरासत में मिले या उस वक्त हासिल किए गए जब वो वकील थे। जज के तौर पर अपने तकर्रुर के बाद से उन्होंने कोई रियल एस्टेट असासा हासिल नहीं किया। वो किसी भी कारोबारी इदारे के इंतजाम से वाबस्ता नहीं है। बाहैसियत जज उन्होंने किसी ऐसे केस की समाअत नहीं की जिसमें उनके खानदान के किसी फर्द का कोई भी मफाद हो। ये प्रेस रिलीज इसलिए जारी की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ज़ाब्ता अखलाक को बरकरार रखने और नाफिज करने के लिए पुरअज़म है और अवामी इख्तियारात का इस्तेमाल करने वाले इदारे के तौर पर यह पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदह है। ये तो थी जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत, लेकिन 6 जजेस के खत के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और अहम खबर आपके सामने रखेंगे।
हुकूमत की मुसलसल यकीन दहानियों के बावजूद गंदम की खरीदारी का मसला हल नहीं हो सका है। किसानों की जानिब से अपने मुतालबात तस्लीम न होने के खिलाफ आज पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के बाद किसान मुंतशिर हो गए। किसान शिकायत कर रहे हैं कि हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी को यकीनी नहीं बना रही है, प्राइवेट सेक्टर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है, उनसे खरीदारी नहीं कर रहा है, बल्कि एहतजाज की कॉल देने पर उनके घरों पर हुकूमत छापे मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। जबकि इस मामले पर पंजाब हुकूमत का कहना है कि हम गंदम के मामले पर किसी को भी सियासत नहीं करने देंगे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक गंदम की खरीदारी में ताख़ीर पर एहतजाज करने वाले किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एहतजाज के दौरान 25 किसानों की भी गिरफ्तारी हुई है। हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी के मसले पर पास्को को मुल्क भर में गंदम की खरीदारी का टारगेट 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख टन करने की हिदायत की थी। जबकि ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत किसानों को गंदम पर फीमन सब्सिडी देने पर गौर कर रही है। इसके अलावा हुकूमत ने गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत से भी पाबंदी उठा ली है, जिसका बाकायदा ऐलान जल्द होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को 400 से 600 रुपये फीमन सब्सिडी देने पर गौर किया जा रहा है। क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जुमे को जब आपसे प्रोग्राम में बात हुई, आपने कहा था इस मसले को हम हल कर लेंगे, निपटा लेंगे। आज भी इस हवाले से मीटिंग्स हुई हैं, किसानों ने एहतजाज भी किया है। क्या किस नतीजे पर पहुंचे आप? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मुझे पता है कि आप इश्यूज पे गहरी नजर रखते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे एक मिनट में मैं बता के उसके बाद मैं अनाउंसमेंट भी आपके प्रोग्राम के जरिए करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि टोटल पंजाब में जो हार्वेस्टिंग होती है वो एवरेजली वो 22 से 23 मिलियन मेट्रिक टन होती है। और जो पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है वो ट्रेडिशनली जो मैक्सिमम जो उसकी जो प्रोक्योरमेंट करता है वो 3 से 4 मिलियन मेट्रिक टन तक करता है। तो इस पे थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि जो रिमेनिंग जो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो प्राइवेट सेक्टर या जो सीड कंपनीज या फ्लोर मिलर्स हैं वो खुद ही कंज्यूम करती हैं। बेसिकली फूड डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एक प्राइस है छोटे किसान की वो डिस्टॉर्ट ना हो, ये बुनियादी उसकी जिम्मेदारी है। इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा समझते हैं चीजों को, तो मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर आप लेट्स से 20 बिलियन का लोन लेते हैं तो जब आप उसको स्टोरेज और एक सीजन के बाद जब उसको रिटर्न करते हैं तो वो 180 बिलियन हो चुका होता है। उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, उसमें खुदा ना खास्ता वो जो बदकिस्मती के साथ जो फूड डिपार्टमेंट की 2 नंबरी हैं जो चंद हमारी ब्लैक शीप्स हैं उनकी इन्वॉल्व होती हैं। इस वक्त ये जो मॉडल है सस्टेनेबल है। 20 अरब रुपए तो 180 अरब रुपए कैसे हो जाएगा? अगर 20% मतलब आपके 9 गुना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करो, 20 अरब नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लेट्स से कि हम 100 बिलियन की अगर लोन लेते हैं तो जब वो सीजन के बाद जब उसकी होल्डिंग होती है, स्टोरेज होती है, उसके इंसिडेंटल्स पड़ते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जब आप वापस करते हैं तो वो 180 बिलियन पे कन्वर्ट हो जाता है। बस उसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं। तो ये इस वक्त जो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि पहले जब कभी प्रोक्योरमेंट हुआ करती थी उस वक्त 6% पे होती थी, आज 24% से ज्यादा पे होती है। एक चीज तो ये है। उसके बाद मेरी गुजारिश ये है कि मुझे चीफ मिनिस्टर का वीएन जो मुझे मिला है वो ये कहती है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है कि एक तरफ हम 100 बिलियन जो है वो अवाम के वो हम इंटरेस्ट भी दे और उसके बाद जो किसान है वो भी ह्यू एंड क्राई करता हुआ नजर आए कि जी इनपुट्स इतनी महंगी हो गई हैं, हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, हमारी जो फर्टिलाइजर्स हैं इतनी महंगी हैं कि जनाब हमारा 3900 सपोर्ट प्राइस पे भी गुजारा नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखें कि जो 45% जो एंड यूजर है जो अर्बन साइड पे जो रोटी लेके खा रहा है वो भी शिकायत कर रहा है कि जनाब आपकी रोटी महंगी है। इन दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म ये मिला है कि हमने जो किसान कार्ड की सूरत में हमको डायरेक्टली किसान को बेनिफिशरी करना है कि ये जो बिलियन ऑफ रुपीज हैं जो हम बैंक्स की नजर कर देते हैं ये डायरेक्टली इसका बेनिफिशरी किसान को होना चाहिए। इस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ये तो हमारी इस वक्त जो पॉलिसी है मतलब ये तो मुस्तकबिल के लिए हो गई। इस वक्त जो मौजूदा क्राइसिस है उससे कैसे निपट रहे हैं, उसका क्या हल ढूंढा है आपने? जो फूड डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशंस मांगी थी, एप्लीकेशंस हमारे पास कुछ 3,96,000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं। उसमें जो एलिजिबल हुई है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वो 1,20,000 समथिंग हैं। उनको हम एंटरटेन कर रहे हैं। मैंने जुमे वाले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि कौन कह रहा है कि हम प्रोक्योरमेंट करने नहीं जा रहे। इशू ये है कि जो क्लाइमेट चेंज जो हिट कर रही है उसमें
आपको पता है लाहौर में इस वक्त भी, लाहौर और इसमें पंजाब में सराउंडिंग में इस वक्त भी रेनी सीजन है। जो फूड डिपार्टमेंट जो प्रोक्योर करता है वो करता है 10% मॉइस्चर के साथ। अगर उससे ऊपर आप प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसमें फंगस और मुख्तलिफ दूसरी चीजों का अंदेशा होता है। अब ये आपने फिर हिसाब लगाया किस हिसाब से, क्योंकि एक तरफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रही है हुकूमत, दूसरी तरफ ये मसला हल आज हुआ है या नहीं हुआ है, मैं जानना चाह रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आपके पास उन्हें मुतमईन करने के लिए सॉल्यूशन है कि वो आपकी बात सुने और फिर घर चले जाएं, या फिर कल वापस वो एहतजाज करें और सरापा एहतजाज बने रहें? कोई सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त एज ऑफ नाउ? ही नहीं। देखें, दो चीजें मैं आपके थ्रू मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। एक तो जहाँ पे प्रोक्योरमेंट के लिए किसने रोका है, प्रोक्योरमेंट होने जा रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये कहेंगे कि जी यहाँ पे मॉइस्चर 10% पे है, वहां पे मैं सुबह ही, मुझे बताएं, मैं सुबह ही वहां पे प्रोक्योरमेंट की जो है ना इजाजत दिलवाता हूँ। हमारे जो बैग्स हैं जिसको बारदाना, हरफ आम में बारदाना कहते हैं, तमाम सेंटर्स पे 400 सेंटर्स पे पहुंच चुके हैं। हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। गवर्नमेंट की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम प्रोक्योरमेंट से भाग रहे हैं, मगर करेंगे वो जो छोटा किसान है, जो हमारे पास एप्लीकेंट है। दूसरा, हमें पता है कि अगर किसान को हिट पड़ती है कि उसके जो इनपुट्स हैं वो इतनी महंगी है, उसके बाद जो उनको हिट पड़ी है उनको कंपनसेशन देंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्लान मौजूद है। बट आपने जिस तरह कहा ये फ्यूचर प्लान है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जिनको हिट पहुंची है उनके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म है कि आप बैंक ऑफ पंजाब के साथ अरेंजमेंट्स रखें, हमने उनको हर सूरत में कंपनसेट करना है। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि ये मसला हल होता है या नहीं होता। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में महंगाई 30% की सतह पर रहने के बाद भी महंगाई की सतह बुलंद है, मगर हाई बेस इफेक्ट की वजह से उसमें कमी भी आ रही है। मार्च में महंगाई 20.7% रही और अप्रैल के महीने में महंगाई 17 से 18% के दरमियान रहने की तवक्को है। मार्च में कोर इन्फ्लेशन 15.7% रही, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि स्टेट बैंक यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता शरह सूद में कमी लाएगी, मगर इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा था कि स्टेट बैंक अगले IMF प्रोग्राम से पहले कॉशियस अप्रोच अपनाएगी और शरह सूद को 22% की बुलंद सतह पर बरकरार रखेगी, और आज ऐसा ही हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रखा है। और जहां मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में यह बात की गई है कि महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है, तो वहीं बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के खतरे का भी जिक्र किया गया है। गर्दिशी कर्जों का मसला हल करने और फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए टैक्स रेट बढ़ाने से महंगाई के खतरात का जिक्र किया गया है, और इसी वजह से स्टेट बैंक का कहना है कि शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा है, जबकि सितंबर 2025 तक महंगाई 5 से 7% पर लाने का टारगेट भी बरकरार रखा गया है। आज प्रोग्राम में इतना। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।